तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई महिला लीडरशिप के रोल में आती है तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती है। क्या आपने इतने सालों में इसमें से कुछ फील किया? ये ग्लास सीलिंग की तरह है जिसको ब्रेक कर रही है वुमेन, आगे बढ़ रही है और वो कुछ नया कर रही है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि पुरुषों को ये बुरा लग रहा है। जिसको मीडिया की नॉलेज नहीं भी है वो उसको एक प्रोफेशन बना के सिर्फ और सिर्फ उससे पैसा कमाना चाह रहा है। तो इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि बच्चों का रुझान जो है वो बाकी कोर्सेज की तरफ ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि मीडिया पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी कम है लोगों को। और लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स भी जो है, आप देखिए कि मीडिया को टूल्स के रूप में यूज किया जाता है। आपको अब तक की मिली सबसे खराब कॉर्पोरेट एडवाइस? शांत रहना सीखो। आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा अनुभव जहाँ पर आप थोड़ी निराश हो गई और एक ऐसा अनुभव जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया लाइफ में आगे बढ़ने की? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी अपनी कॉर्पोरेट खिचड़ी। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर विजेता तनेजा और आज आप देखेंगे एपिसोड नंबर 3। और आपको बिल्कुल नहीं होगा यकीन कि कॉर्पोरेट खिचड़ी में पकने वाली आज की खिचड़ी इतनी एनर्जी से भरपूर क्यों है। क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर खिचड़ी को बीमारों की डाइट माना जाता है और इससे हमें मिलते हैं प्रोटीन्स, कार्ब्स और मिनरल। लेकिन एनर्जी के लिए अगर खिचड़ी पकाई जाए तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। उसमें है मेहनत 1 कटोरी, बेबाकी 1 कटोरी और ज़िंदगी जिंदा दिली से जीने की चाह आपके स्वाद अनुसार। और वैसे भी आपने सुना होगा कि आइंस्टाइन का जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो था E = mc²। लेकिन आज की हमारी इस एनर्जी से भरपूर खिचड़ी के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला यूटिलाइज होगा वो होगा E = VTIS × VHZJ। नहीं समझे ना? मैं समझाती हूँ। इसका मतलब है विजेता तनेजा के इंटरेस्टिंग सवाल मल्टीप्लाइड बाय वीना हडा के जोरदार जवाब। सो इसी के साथ मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको अपनी गेस्ट से, जो कि हैं हमारी आज की गेस्ट, मेंटोर मेरी हैं और प्रोफेसर भी रही हैं, प्रोफेसर डॉक्टर वीना हडा जी। Thank you so much, Dr. Vijeta. And I'm very much thankful to you for inviting this podcast. And I really feel that khichdi is not बीमारों वाला खाना. Now these days खिचड़ी एक बहुत ही important ingredients हो गया है health के लिए, wealth के लिए, and it is a status symbol for a healthy lifestyle actually. तो मेरा मानना है कि अगर आपको healthy और wisely कॉर्पोरेट में रहना है या अपने लाइफ में रहना है तो खिचड़ी को तो अपनाना ही पड़ेगा। मैम के पास मीडिया में 2 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है। अगर हम कहें कि दूरदर्शन की क्रेडिबिलिटी से लेकर आज के की डिजिटल क्रांति की बहुत सारी विशेषताओं की बात की जाए या फिर आप कह दें कि साधना इंस्टीट्यूट से लेकर एमईटी यूनिवर्सिटी रायपुर में डायरेक्टरशिप की बात की जाए तो बहुत सारे तजर्बे जो हैं वो मैम की ज़िंदगी के साथ जुड़े हैं। मीडिया एजुकेशन के साथ साथ ये CII की मेंबर भी रही हैं और प्रेजेंटली ये CII छत्तीसगढ़ वुमेन चैप्टर की चेयरपर्सन भी हैं। सो मैम की ज़िंदगी में इतनी सारी जो सफलताएं आई हैं वो सिर्फ अकेली नहीं आई, अपने साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आई। वो कहते हैं ना कि मौसम भी क्या बदलेंगे सियासी हवाओं के रुख, हमने तो ज़मीं से उठकर हर मुश्किल का मुस्कुराकर सामना किया है। तो आई होप मैम की ज़िंदगी से भी बहुत सारी जगह पे हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। मैम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी के संघर्ष कहाँ से स्टार्ट हुए, आपकी शुरुआती ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में किसने आपको मोटिवेट किया आगे आने के लिए? आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड? पहली बात तो विजेता, आपने इतना अच्छा मेरा परिचय दिया है और शायद ही एक इस तरह का परिचय आज तक मैंने किसी के मुंह से सुना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो करियर की शुरुआत बहुत छोटे से शहर से हुई और मेरे जो है ना इंस्पिरेशन के रूप में मेरे फादर रहे हैं। एक सेज है, उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगी। फॉर एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, for every unsuccessful man there is a 2 women, and for every successful woman there is a progressive man. And I personally feel that my father is a very progressive person, my brother is a progressive person, and really I feel thanks to my God my husband is also a progressive person, and because of them I am here.
and because of them I'm always be feeling outstanding, I'm always be feeling supportive, because आप अकेले ना चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, अकेले चना, सिंपल सी कहावत है, लेकिन आसमान की बुलंदियों को छूना आसान हो जाता है जब आपके साथ आपके लोग हों, आपको आपको पूरी सपोर्ट करते हो, आपके फीलिंग्स को जो है सोचते हो कि हाँ आपको कुछ करना है लाइफ में। मेरे फादर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, तुम्हें किसी दूसरे के घर में भेज दूंगा, ऐसा कभी नहीं कहा। मेरे फादर ने या मेरे घर में मुझे हमेशा यही प्रोत्साहन मिला कि कुछ करना है, क्या करना है, करियर बनाना है। तो हमारे घर में सब लोग गवर्नमेंट जॉब्स में थे, थोड़ा प्रेशर था कि भाई कब कुछ सरकारी नौकरी करें, तो एसएससी, इस तरह के बैंकिंग वैंकिंग, इस तरह से प्रिपरेशन करते करते हम धीरे धीरे दूरदर्शन में पहुंची। और दूरदर्शन में काफ़ी अच्छा सफ़र मुझे देखने को मिला, क्योंकि हमेशा मैंने कभी लर्न करना नहीं छोड़ा, और आज भी मैं अपने बेटे से भी लर्न करती हूँ, नई टेक्नोलॉजी से भी लर्न करती हूँ। तो वो लर्निंग स्टेज मुझे हमेशा कामयाब करता है और हमेशा आगे बढ़ने की राह दिखाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सफलता पाना है तो मेहनत बड़े सलीके और शांति से करो, तभी जाके सफलता शोर मचाएगी। तो आपकी फैमिली का आपको पूरा सपोर्ट रहा है शुरू जी बिल्कुल, बहुत फैमिली का सपोर्ट मिला, एंड टच वुड आप जैसे लोग भी मुझे कलीग मिले, क्योंकि जिम्स में आप भी मेरे साथ थी, और आपका जो संबंध है वो बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि आप अंदर से कितना भी टूट जाओ, लेकिन मुस्कुराना मत छोड़ो। और शायद आपने भी महसूस किया होगा, और आज तक जितने भी मेरे कलीग हैं उन्होंने ये महसूस किया कि मैम कभी भी कहीं से गुजरती है ना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। क्यों? क्योंकि अगर आप मुस्कुरा रहे हो टूटे हुए समय में भी, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, और बड़ा मुश्किल है सामने वाले को, उसके लिए बेचैनी हो जाती है कि हमने इसके पीछे कितनी कोशिश लगा दी, क्योंकि वो हमें तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमसे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर मुझे मुझे पता है कि अगर मुझे किसी से आगे बढ़ना है, तो मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहती। मैं हमेशा अपनी लकीर बड़ी करती हूँ, और वो लकीरें बड़ी कर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर सफलता के लिए आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी सफलता का शोर मचाना होगा, और वो भी शांति से। लेकिन अगर आप में अगर सोच है कि आपको कुछ करना है, मेहनत करना है, तो आपको बड़े प्रयास करने होंगे और अपने अंदर विश्वास जगाना होगा। और कहते हैं ना, अपनी ज़मीं अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। मंजिल मांगने से नहीं मिलती ए दोस्त, अपने हर कदम पे एक नया विश्वास पैदा कर। तो शायद थैंक यू। तो शायद ये विश्वास था मेरे फैमिली का मुझे, मेरे ऊपर, कि एक ना एक दिन इस दुनिया में कुछ ना कुछ कर जाऊंगी। तो आज ये जो है प्यार है, सद्भावना है, एक जो कहते हैं ना मिलनसार व्यवहार है, वो आपको आगे बढ़ाता है। हर सिचुएशन में आपको, अगर अंदर से आप स्ट्रांग है, तो वो टफ सिचुएशन में भी आप आसानी से हंसते हंसते निकल आएंगे। और वो सफलता ही क्या जहाँ मुश्किलें आपने पार ना की हो। और अगर आप मुश्किलों के बाद अगर कोई सफलता प्राप्त होती है ना, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। और अगर आप जीरो से हीरो बनते हो, तो उसका तो आपको आपको कभी कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कभी भी कोई आपको रोड पर लेकर आएगा या आपको जीरो पर लेकर आएगा, तो आपको पता है कि उस ट्रिक को कैसे अपनाया जा सकता है। बिल्कुल, मेरी मेंटोर थी, मेरी गाइड थी। मैंने हमेशा उनके स्टेटस पे कुछ लाइन्स देखी हैं। वो थी, मैंने समुद्र से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप रहना, मौत से बहना। शायद मुझे लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर शांति से, मौत से बहते रहेंगे, तो तरक्की हमें हमेशा मिलती रहेगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि ज़िंदगी में क्या होता है कि आपको सफलता मिले या ना मिले, अपने ऊपर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने अपने अंदर विश्वास जगाया है, तो ये कॉर्पोरेट जगत, ये बाहर की इंडस्ट्री, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको बस अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। और काफ़ी सारे जो है बातें हैं, हम कह सकते हैं कि लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती हैं, क्योंकि हर छोटा बदलाव, हर छोटा अपना लिया हुआ फैसला आपको तरक्की की ओर पहुंचाता है।
आपकी ज़िंदगी में 23 सालों से ज़्यादा का तजुर्बा है, जिसमें मीडिया एजुकेशन भी है, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ आप जुड़ी रही हैं, जैसे कि आईजीएनसी के साथ भी आप जुड़ी रही हैं। तो आपने बहुत जगह पे बहुत कुछ सीखा भी है, सिखाया भी है। आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा अनुभव जहाँ पर आप थोड़ी निराश हो गई, और एक ऐसा अनुभव जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया लाइफ़ में आगे बढ़ने की? आ, ऐसे दो पल ऐसे मेरे लाइफ में आए हैं जिसको मैं बताना चाहूँगी। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जब मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में पहली बार आई और बहुत मोटिवेटेड थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी, और कुछ लोगों की वजह से पॉलिटिक्स के शिकार हुई, और उनके कारण मैंने अच्छा खासा अपना जॉब छोड़कर और कहीं और स्विच किया। और अल्टीमेटली आई हैव स्टार्टेड माय, एट दैट टाइम आई एम माय ओन एंटरप्रेन्योरशिप, आई हैव स्टार्टेड माय ओन स्टार मीडिया एकेडमी, आई हैव स्टार्टेड टेकन इनिशिएटेड फॉर द मीडिया academics and education, but it was initiated by someone's politics. बट वो क्या होता है कि वो मेरे लाइफ में वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया वो। यू टर्न हुआ कि नहीं, ये कोई मुझे ऐसा लाइफ में कोई भी ऐसा मेरा कोई पर्सन हो ही नहीं सकता जिसको मैं अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूं। तो वो मैंने फिर यू टर्न लिया लाइफ में, सीखा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं एकेडमिक्स बहुत अच्छा समझती हूँ, एकेडमिक्स बहुत अच्छा जानती हूँ, कहीं ना कहीं बिजनेस के दाव पेच उस तरह से नहीं थी मुझ में, वो पॉलिटिक्स नहीं थी, धूर्तता नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं मैंने उसको स्विच किया, तो वो एक मेरे लाइफ में बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था। सीधे नाम ना लेते हुए मैं यही कहूँगी कि जो है अनुभव लोगों को जो है उम्र का मोहताज नहीं होता। तो अनुभव उस समय जो है मुझे नहीं था, लेकिन मुझे बहुत कम समय में ऐसा अनुभव हुआ, मैंने अपने लाइफ को संवारा, आगे बढ़ी और मेहनत किया। दूसरा एक जब मैं प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जब मैंने जॉब छोड़ा और अभी मैं करंट एमएडी यूनिवर्सिटी में हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इंट्रोस्पेक्शन किया, क्योंकि मैं एज अ बॉर्न टू लियो हूँ। तो लियो हमेशा लीडर्स होते हैं, और उनका सनसाइन भी जो है ना सूर्य होता है। तो सूर्य की तरह चमकना उनका भाग्य नहीं है, भाग्य तब होता है जब वो सूर्य की तरह जलना भी सीखे। तो मैंने अपने लाइफ में सूर्य की तरह जलना भी सीखा है, तब वो सूर्य की तरह चमकना जो है वो महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिसर्च एक पार्ट मेरा कहीं ना कहीं कमजोर था, मैं उस पर काम कर रही हूँ। मद्देनजर मैं ये कहना चाहूंगी, आज तक मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं मुझे बताते हैं, मैं खुद पूछती हूँ अपने फ्रेंड से कि मुझ में क्या कमी है बताओ, मैं उस पर ठीक करना चाहती हूँ। एंड आई ऑलवेज कीप वर्किंग ऑन माई पर्सनल, जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो इश्यूज है रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स, करियर, पर्सनैलिटी, अपॉर्चुनिटीज, आई ऑलवेज डू। So what I feel that ki if you are working and progressive, if you are learning on every stage, you will definitely win the race. स्लोली एंड स्टेडली आप हमेशा रेस जीत ही जाती हैं, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपसे देखा भी है, आपसे सीखा भी है। और अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि विजेता, मैं आपको ना एक थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। ये जो कछुआ और खरगोश की कहानी थी ना, आज की जेंजी लाइफ में ना ये बदल गई है। एक समय तक हम दो लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब के जो जेंजी है वो इसकी फिलॉसफी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अलग कर दी है। आप क्या करते हैं कि जो है एक रेस सिर्फ एक मैदान तक नहीं है, पहाड़ भी है, कुछ नदी भी है। तो अब जो है ना कछुआ और जो है खरगोश की लड़ाई, मतलब जो रेस है उसमें वहां आ गए, लेकिन अब जब नदी आ जाता है, एक पड़ाव में एक नदी भी आ गया, तो वहां पे ना दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो अब क्या है कि कछुआ अब तैरेगा और उसके ऊपर जो है खरगोश बैठेगा, और फिर पहाड़ आएंगे तो वो खरगोश के ऊपर कछुआ बैठेगा, और तब जाके आप पीक तक पहुंचोगे। तो अगर हम सोचते हैं कि हम अकेले आगे बढ़ पाएंगे
तो वो गलत है। और अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, इट इज़ अ टीम वर्क, और यही खिचड़ी है कि हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लेकर चले, सस्टेनेबल लाइफ की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति अनोखा होता है किसी एक स्पेसिफिक में। लेकिन कॉर्पोरेट की आप बात कर रहे हैं, जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में आपके पास अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे बिल्कुल जिनको हम जनरेशन जी के मान के चल रहे हैं, जेन जीज कहा जाता है। तो क्या आप उनसे भी कुछ सीखती हैं? आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहता है? बिल्कुल, मैं उनसे हमेशा सीखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि उनमें क्योंकि वो आज के डेट के टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, और उनके लिए सब कुछ उनके एज के हिसाब से है। तो कुछ कुछ ऐप्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी होती है, वो बड़ा अच्छा करते हैं, और उनकी फिलॉसफी बहुत अच्छी होती है, वो ग्रोइंग हो रहे हैं। पहले क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आम जनता जो है ना, वो सिर्फ 3 चीज़ों पर टिकी पड़ी थी कि रोटी, कपड़ा, मकान। और हमारे पेरेंट्स ने यही कोशिश की, उन्होंने हमें घर दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया। हमारी जनरेशन भी उसी पर है कि अच्छी जॉब, सेटल्ड हो जाएँ हम कहीं पर, हम जो है लग्ज़री लाइफ़ को जीना शुरू करें। तो वो हमने अब जेन ज़ी वाले बच्चों को दे दिया है। हमने उन्हें चांदी के चम्मच लेकर उनको पैदा किया है। तो अब जो है वो क्रिएटिविटी सोच पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि उनको रोटी पकाना है, या खाना पकाना है, या घर लेना है, या ईएमआई पे करना है। अब जो है उन्हें क्रिएटिविटी करना है, तो वो इनोवेशन कर रहे हैं, और यही कारण है कि आज वर्ल्ड में हमारे यूथ का दबदबा है, और वर्ल्ड में हमारे यूथ जो है वो चमक रहे हैं, और यूथ में बहुत पावर है। बस उनको सही डायरेक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि अगर सही डायरेक्शन नहीं होगा, तो देखा ना अपने नेपाल में क्या हुआ, बिल्कुल। तो वो ना हो जाए। तो इसके लिए जो है हमारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रावधान है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, इनको सही डायरेक्शन देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, नदी है, नदी की तरह कल-कल बहती हुई है ये यूथ, जेन ज़ी। तो इनमें बहुत पावर है, बहुत फोर्स है, तो कहीं बाढ़ भी ला सकती है, कहीं तूफान भी ला सकती है। और अगर प्रॉपर रास्ता बना हो तो नदी सही तो सकती वो बिल्कुल बहुत आगे तक जा सकती है, और समंदर में मिलने से पहले आपको बहुत बड़ा डेल्टा देगी, और वो भी ऊंचाई का, सफलता का, देश को आगे बढ़ाने का। और यही कारण है कि विश्व में जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं वो इंडियंस हैं, यूथ है, और आज यूथ एम्पावरमेंट बोल रहा है, बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि हैकाथॉन हो रहे हैं, नए नए क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं। आई टेल यू कि मैं पिछले 4 साल से मैं काफी सारे हैकाथॉन को देख रही हूँ, जज कर रही हूँ। मैं इनोवेशन को देख रही हूँ कि कैसे क्लासेस में सिखाया जा रहा है, कैसे कैसे एक टाइम पे ये चीजें ये चीजें नहीं थी, इनोवेशन नहीं था। और मुझे लगता है कि यही स्टार्टअप का तरीका भी है, बच्चों को इंडस्ट्री ओरिएंटेड लाने का। और जेन ज़ी जो है वो लर्न विद अर्न में बिलीव कर रहे हैं, और यस 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 एंड इनोवेशन। और ये डिमांड है हमारे देश की, क्योंकि आज तक जो है 91 तक तो हमने एकदम बिल्कुल कुएं के मेंढक की तरह रखा। उसके बाद धीरे धीरे हमने बाहर का पानी आने दिया देश में, है ना। लेकिन अब हम ओपन हो गए हैं। आज एक दुविधा और भी है कि जेन ज़ी जो है वो टिकेंगे नहीं किसी के हाथ में। बिल्कुल, आप जितना कोशिश करोगे वो रेत की तरफ फिसल जाएंगे, और उनके अरमान बहुत आगे हैं, तो वो इंडिया में भी नहीं टिकेंगे। उनको अगर फरारी चाहिए चलाने के लिए, तो अच्छी सड़कें भी चाहिए। तो जेन ज़ी सोच की तरह भी हमारे पॉलिटिक्स, हमारे मिनिस्ट्री, हमारे इनोवेशन, सब कुछ इस तरह होना चाहिए कि वो जेन ज़ी, मुझे लगता है अगर पॉलिटिक्स में आ जाएंगे वो खुद ही अपने लिए सड़कें भी बना। कि कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही कहा है कि जेन ज़ी के साथ साथ अनुभव भी बहुत जरूरी है। चलिए, अब जेन ज़ी से हम थोड़ा सा मीडिया एजुकेशन की तरफ आते हैं। बहुत सालों से या तो आप मीडिया में रही, या आपने मीडिया एजुकेशन को लीड किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा रुख दूसरी तरफ कर रहे हैं मीडिया एजुकेशन से। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मीडिया, मेरा मानना है इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, बट मैं आपको बताना चाहूँगी, पड़ोस में मेरी एक आंटी थी, वो उसको पता चला कि भाई मैं मीडिया में जो है डायरेक्टर हूँ, तो उसने कहा अरे मेरी बेटी ना बहुत अच्छा बोलती है, दिन भर बोलती रहती है, दिन भर बोलती रहती है, उसको एंकर बना दो। तो मैंने बस बोलती है तो एग्जैक्टली
तो ये जो है ना वो एक लोगों की सोच है कि बहुत ज्यादा बोलना इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंकरिंग। एंकरिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, ये सब डिफरेंट है। मीडिया एजुकेशन आज के डेट में टेक्नोलॉजी आधारित हो गई है, और आज के डेट में मीडिया बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल एरा के कारण डिजिटल अवेयरनेस बहुत है ना। अगर आप में कुवत है तो आप टेक्निकल स्किल सीख सकते हैं, अपना खुद का एक स्टार्टअप डाल सकते हैं। तो हम जो है जीरो बजट में अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, है ना। तो मीडिया आज के डेट में आने वाले समय में यही है। आप कितने घंटे विदाउट मोबाइल रह सकते नहीं रह सकते, नोबडी। आज की डेट में अगर हम देखें कि जो है डिजिटल जो है डाटा हम देखें, तो इट इज कि 6 आवर्स लोगों का एवरेज आवर है डिजिटल वॉच का, स्क्रीन टाइम है। तो और उसमें भी सोशल मीडिया, यूट्यूब, है ना, चैट है ना, और सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया के बिना। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया तो बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन जो आज के बच्चे हैं इसे कितना सिंसियर लेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि न्यूज़ गलत चली गई, एक लाइन अगले दिन वो लिख कर दे देते हैं कि अपोलॉजी दे देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो न्यूज़ जो आपने वो कई लोगों तक पहुंची, वो एक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई। मतलब ये हमेशा ही कहा जाता है कि मीडिया से आई हुई न्यूज़ इट्स लाइक कि आपने एक बाण छोड़ दिया है अपने तीर कमान से, तो वो अब लोगों तक पहुंच गया है, वो वापस नहीं आ सकता। मल्टीपल सोर्स तक पहुंचेगा, रहेंगे आप कितना बिल्कुल रहेंगे। एक समय था कोई बड़ा से बड़ा कांड हुआ और पेपर में छपा और वो खत्म हो गया। हम नहीं जानते हैं कि हर्षद मेहता के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आज हर कोई जानता है बिकॉज सीरीज बन गई, वो डिजिटल पे आ गया। आज की डेट में कहीं कुछ होता है तो हम उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को समझना होगा हमें। एंड इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, हमें एक सही गाइडेंस की जरूरत है। यही कारण है कि आज के जो है जेंजी बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है दिग्भ्रमित भी हैं और डिजिटल फ्रॉडनेस में भी पकड़े जा रहे हैं, और उनको बड़े आसानी से पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि हम उनको हर कुछ आसानी से मिल जाता है। पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये एक पैशन था, पैशन से ये एक मिशन बना जब हमें आज़ादी मिली, और उसके बाद ये प्रोफेशन बन गया। अब आने वाले समय में ये हो गया कि जिसको मीडिया की नॉलेज नहीं भी है वो उसको एक प्रोफेशन बना के सिर्फ और सिर्फ उससे पैसा कमाना चाह रहा है। तो इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि बच्चों का रुझान जो है वो बाकी कोर्सेज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ कि अभी वर्ल्ड में सबसे ट्रेंडिंग कोर्स जो है वो आईटी है, सेकंड आपका फार्मेसी है, थर्ड कहीं ना कहीं आपका कोई और कोर्सेज आते हैं। मीडिया इज कहीं ना कहीं आते ही नहीं है, कोई 5th रैंक में 10th रैंक में भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मीडिया पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी कम है लोगों को, और लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स भी जो है, आप देखिए कि मीडिया को टूल्स के रूप में यूज किया जाता है ना। तो अब वो मीडिया नहीं है कि जब हम सोचे कि 1947 में जो मीडिया में कुछ लिख दिया तो वो एक हेडलाइन बन गया, या किसी एक स्वतंत्रता सेनानी ने कुछ लिख दिया तो वो हो गया। एक समय था जो देश के लिए जो है उन्होंने जर्नलिज्म की थी। आज जो है वो देश के लिए जर्नलिज्म नहीं कर रहे, खुद के लिए जर्नलिज्म कर रहे हैं। और यही कारण है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे जो है यूट्यूब चैनल्स देख लेंगे, फूहड़ता दिखाते हैं, और उस फूहड़ता के कारण उनका यूट्यूब के व्यूज मिलियंस जाते हैं, है ना। और पैरेलली इसको वो अर्निंग ऑफ सोर्स भी मान रहे हैं। और आप देखिए कि जो है कहीं ना कहीं हमें लोगों को बताना चाहिए कि डिजिटल ठीक है, डिजिटल मीडिया ठीक है, एक शौक की तरह लोग अपना भी रहे हैं। और एक समय था कि किसी को अब स्क्रीन पर आना था तो वो अब उस शौक को पूरा भी कर रहे हैं। हाँ, फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदे और नुकसान हर चीज के होते हैं। आप खाना जो है आपको प्रोटीन देता है, लेकिन आप ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है, नुकसान होगा। तो सेम है कि आप कितना फीड करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। आजकल हर चीज बायोलॉजिकल नहीं हो रही है, आजकल हर चीज जो है फैब्रिकेटेड हो रही है।
तो फैब्रिकेशन कितना करना है कि वो नेचुरलिटी ना छोड़ दे, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आज बहुत कुछ सीखना बाकी है जेनजी को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे हमारे वाला जो एज है वो बहुत मिच्योर है, वही इस देश को जो है आगे बढ़ा पा रहा है। और शायद 47 तक हम आगे आने वाले 100 साल में हम विकसित हो सकते हैं, माना जा रहा है, लेकिन करना बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि जो जो अभी जो हमारा जो एज है, उन्होंने टेलीफोन देखा, डायरेक्टरी देखी, है ना, उन्होंने आगे बढ़कर जो है स्मार्टफोन्स देखे, एंड्रॉयड देखा, एप्पल देखा, एआई देखा और सब कुछ सीखा, पेजर भी देखा। और आज की जनरेशन वो सिर्फ एआई और स्मार्टफोन ही देख रही है। अब वो तो पैदा होते ही स्मार्टफोन देख रही, उन्हें नहीं पता कि किसी चीज की शुरुआत क्या है। और हमारी नींव ही बहुत सुंदर है। हमने हर जनरेशन को देखा है, हमने हर चीज को छुआ है, महसूस किया है, टेक्नोलॉजी को बदलते देखा है। कहा जाए कि हमने क्रांति को जिया है, डिजिटल क्रांति को। है ना। तो मुझे लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। और अगर हमने आज जेन अल्फा को ना संभाला, हमने जेन जी को ना संभाला, तो ये वही तूफान ही लाएंगे। बिल्कुल। अब हम पॉडकास्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और इसको हम लेके जा रहे हैं महिला नेतृत्व की तरफ, वुमेन लीडरशिप की तरफ। वैसे तो अगर हम अपने देश में देखें तो हमारे पास महिला सीएम भी हैं, जैसे कि ममता बनर्जी, हमारे देश की जो मतलब कहते हैं कि घर में महिलाएं बजट संभालती हैं। हमारे देश का बजट भी एक महिला संभाल रही हैं, निर्मला सीतारमण जी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वुमेन लीडरशिप में बहुत चुनौती है। चाहे 33% आरक्षण का बिल पास हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लैगिंग है हम इन चीज़ों में। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई महिला लीडरशिप के रोल में आती है तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। क्या आपने इतने सालों में इसमें से कुछ फील किया? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। आई टेल यू कि बीइंग अ वुमेन, आई हैव स्टार्टेड माय करियर अलोन and I have traveled a lot, entire India, almost. I have worked at Shimla, I have worked for Hisar, I have worked for Hyderabad, I have worked for Doordarshan. So multiple places I have worked. Now I'm working at Raipur. So I tell you, I have seen multiple people, they have the mindset. And एक कहते हैं ना कि एक मेल ईगो वो है, और ये एक दिन में नहीं आया है, और इसको हम एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, या एक दशक में भी चेंज नहीं कर सकते। ये एक ट्रेंड है जो शुरू से आज तक कई हजारों साल से पैट्रियार्की को डेवलप किया जा रहा है। तो उसे हम 1 या 2 दिन में हम नहीं बदल सकते। बट यस, एक ग्लास सीलिंग की तरह है जिसको ब्रेक कर रही है वुमेन, आगे बढ़ रही है और वो कुछ नया कर रही है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि पुरुषों को ये बुरा लग रहा है कि अरे महिलाएं कैसे हमसे आगे बढ़ रही हैं। और आज देखो कि आज लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो अच्छा रिजल्ट भी दे रही हैं, वो अच्छा पढ़ भी रही हैं, अच्छा आगे बढ़ भी रही हैं। तो आज मुझे लगता है कि महिलाएं हर कुछ कर सकती हैं। आज पुरुषों की जरूरत ही नहीं है महिलाओं के जीवन में, कोई जरूरत नहीं है पैसा। हाँ, नहीं, जरूरत ही नहीं है। एक सिस्टम है जो फ्रॉड की तरह आ रहा है। महिला इतनी सशक्त है, उनके जैसा कोई और मानव नहीं हो सकता, उसके जैसा कोई जीव नहीं इस पृथ्वी पर हो सकता। वो सन्यासी है ना। सन्यासी किसको कहते हैं? जो अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाता है, उसको हम सन्यासी कहते हैं। क्यों पुरुषों को हम ऋषि मुनि क्यों कह रहे हैं, महिलाओं को क्यों नहीं कहते हैं? 18 साल, 19 साल, 21 साल वो पढ़ के अपने घर को त्याग देती है तो सन्यासी बन गई वो। और वो घर से बाहर निकलती है, किसी दूसरे घर को संवारती है, और किसी तीसरे के लिए वो नौकरी करती हैं, और अपने बच्चे पालने के लिए। तो उससे बड़ा सन्यासी कोई नहीं हो सकता। और इस समय में उसे क्या चाहिए? उसे प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सद्भावना चाहिए, और सबसे ज्यादा और बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है रिस्पेक्ट, केयर। अगर ये नहीं मिलता तो वो आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन वुमेन लीडरशिप के रोल पे ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं ना कि अगर कोई मेल लीडर गरज के अपनी बात कह रहा है तो उसको निर्भीक कहते हैं, और अगर महिला कोई वैसी ही बात कहती है, अगर वो थोड़ा ऊंचे स्वर में भी बोल रही है तो उसको अहंकारी कहा जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? आपने सही कहा। इसलिए हमें आज के डेट में ना, हमें जो है प्यार का चश्मा, एविडेंस का जो है तड़का
लगाकर पेश करना चाहिए और तर्क के साथ बात करना चाहिए। मुझे आज भी याद है, मेरे प्रीवियस यूनिवर्सिटी में फाइनेंस डिपार्टमेंट सेट हो रहा था यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो उसमें मुझे रखा गया था। तो किसी एक जो है डायरेक्टर लेवल के थे, हमारे कलीग थे, उन्होंने कहा कि नहीं फाइनेंस में वुमेन क्या करेगी। तो मैंने कहा कि सर लगता है कि आपने पीएचडी करके गलती की, आपको फिर से जर्नलिज्म पढ़ना चाहिए या आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आप पढ़ते नहीं हैं। उन्होंने कहा क्यों, आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर आपको पता नहीं है, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन है और यहाँ पर आपके घर का पूरा मैनेजमेंट आपकी वाइफ करती है, आपने इतना अंडरएस्टिमेट कैसे कर लिया। तो कभी कभी इन पुरुषों को जो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव नहीं है, दक्यानु से विचार के हैं, जो डरते हैं आगे बढ़ने से, क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं होती है जिन पुरुषों में, वो आगे बढ़ते नहीं है और ना बढ़ने देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे पुरुषों को भी देखा है अपने साथ जो बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। आपने अगर एक सोच रखी है एक अच्छी पॉजिटिव की, तो आपको वर्क प्लेस में वो लोग जो अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं हमेशा आपको ग्रो भी करते हैं, हमेशा आपके बॉर्न बीटा की तरह दूध में काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मेरे लाइफ में बॉर्न बीटा की तरह हैं और आगे बढ़े हैं। तो मैं किसी एक या दो के लिए, मैं किसी एक प्रॉपर एक कौम को खराब नहीं कहना चाहूंगी कि भाई एक पुरुष खराब होते, नहीं। लेकिन हाँ, अब जो है हम जो है क्राइम रोकना है, हमें अपने सोसाइटी को ग्रो करना है, हमें एक सस्टेनेबल डेवलप करना है कि भाई हस्बैंड वाइफ की रिलेशन को मेंटेन करना है, तो हमें अपने बेटे को खाना पकाना भी सिखाना चाहिए, उनको उनके एथिक्स भी सिखाने चाहिए, हमें उनको रिस्पेक्ट भी सिखाना चाहिए महिलाओं के प्रति, और एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ने, उनके लाइफ करियर अपॉर्चुनिटीज दोनों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहिए। तो मैं जो है ये एक अपने बेटे को भी सिखा रही हूँ कि भाई रिस्पेक्ट टू गर्ल। मैं उसको बोलती हूँ कि अपनी बहन के लिए कुछ बनाया करो, कुछ किया करो, एंड ही यूज्ड टू डू इट। मतलब फर्स्ट स्कूल हमारा फैमिली, यस, वहां से जो हम हाँ, आते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल। और माँ सबसे बड़ी पाठशाला है। आप देखो साइंटिफिकली देखो तो आपके बच्चों में 90% गुण महिलाओं के ही आते हैं, उनके जीन्स महिलाओं के 90% होते हैं, पुरुष के सिर्फ 10% होते हैं। इसलिए गांधी जी ने भी कहा है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो एक समाज शिक्षित होता है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मेंटेन करती? इतने साल हो गए अभी आपको जॉब करते हुए, आपने फैमिली के साथ भी रहे हो, फैमिली के बिना भी रहे हो कभी, ये तो मैं पर्सनल नोइंग भी है मेरी कि देहरादून भी आप रहे हो, अभी आप रायपुर में भी रह रहे हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए वर्क लाइफ बैलेंस मुझे लगता है खुद को इम्पोर्टेंट इसको देना चाहिए, और वर्क आवर्स 8 आवर्स का होता है, और अगर आपने अपना काम 8 घंटे में नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। तो आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलें, क्योंकि पूरे लाइफ का हम अगर 100 ईयर्स स्पैन ऑफ टाइम देखें तो हम तो बिल्कुल जो है 40 साल हम सोकर बिता देते हैं, 25 साल हम कमाकर जो है वेस्ट कर देते हैं। तो गिन के 11-12 साल हैं जो हमें लाइफ में जीने के लिए मिलते हैं, 11-12 साल। तो अगर हम उस लाइफ को भी हमने अपने आप को बैलेंस करके नहीं सीखा, अपने शौक को नहीं पूरा किया, अपने प्रायोरिटी नहीं डिसाइड किए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब तक मैं ऑफिस में होती हूँ, आई यूज टू बी फॉर ऑफिस वुमेन, एंड इफ आई एंटर एट माई होम, तो मेरा पर्स अलग, लैपटॉप अलग, मैं अलग, बच्चों के साथ, और उनको पढ़ाना, उनको स्कूल के लिए तैयार करना, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयार करना, एक उनको देखना। आजकल क्या है, बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं, वो माँ से बहुत सीखते हैं कि हम फोन पर भी बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, दे यूज टू लर्न, एंड वो डे टू डे लाइफ में उन चीजों को यूटिलाइज करते हैं। और मैंने ये चीज देखा है, आई टेल यू, दे आर वेरी स्मार्ट। वो हमारे ही पैतरे अपने फ्रेंड्स और उन सब को सीखते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी तरह क्या क्या रोल मॉडल है। और अभी कुछ सालों पहले की बात है कि हमारी पूरी फैमिली गेट टुगेदर हुआ, तो उसमें बच्चों से पूछा जा रहा था कि आपके रोल मॉडल कौन है। मेरे बच्चों से भी पूछा गया, तो मेरी डॉटर है, शी इज इन क्लास 11th, तो उससे पूछा गया तुम्हारे रोल मॉडल कौन है, कह रहे मेरी माँ। मैं किचन में थी और फटाफट से आई कि ये क्या बोल रही, मैं पीछे से खैर सुन रही थी, तो उसने कहा मेरी माँ मेरे लिए एक रोल मॉडल है। तो पूछा गया कैसे और क्यों। वो बहुत अच्छे से अपने घर को भी संभालती है, हमें भी संभालती है, हमारे शौक भी पूरे करती है, हमें घुमाती भी है, हमें मोरल एजुकेशन भी देती है, और हमें करियर पाथ की ओर बढ़ना सिखाती है ना। और मुझे बड़ा
खुश, मतलब अंदर से आई वाज फीलिंग कि वाओ, ये क्या हुआ, मेरे बच्चों ने कुछ सीखा मुझसे। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे सीखते हैं। मैं बस इस बात से बहुत खुश हुई कि मेरे बच्चे मुझसे कुछ सीख रहे हैं। आपका अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हो, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। और बिल्कुल। लेकिन यही इसी चीज़ को थोड़ी सी कमज़ोरी माना जाता है जब हम वर्क लाइफ में जाते हैं। तो अगर एक महिला अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समय निकाल रही है तो उसको सीरियस नहीं लिया जाता। और वहीं अगर एक मेल अपनी फैमिली के लिए 2 घंटे पहले घर जा रहा है तो कहा जाता है ये फैमिली ओरिएंटेड है, अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखता है। तो क्या ऐसी चीज़ें आपने नोटिस की कि स्कूल्स में आप देखोगे कि प्रिंसिपल्स बहुत होते हैं, लेकिन जब हम आगे की इंडस्ट्रीज़ में आते हैं तो लीडरशिप की जितनी भी पोजीशंस है, चाहे सीईओ की है या चेयरपर्सन की है, कोई भी पोजीशंस, वहाँ पर महिलाओं की पार्टिसिपेशन थोड़ी कम होती रहती है। तो क्या आपको लगता है सोसाइटी की ये सोच उसके लिए जिम्मेवार है? देखिए, सोसाइटी की सोच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सोच, कि आप किस तरह से किसी चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लीडरशिप में भी रही हूँ, और उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली के साथ होना बहुत ज़रूरी है। टचवुड, मेरे फैमिली मुझे बहुत ही प्रोग्रेसिव मिली, मेरी सास भी बहुत अच्छी मिली। उसने मेरे बच्चों को पढ़ाया, मतलब आगे बढ़ाया, पाला पोसा बड़ा किया। अभी वो नहीं है, पिछले साल उनका देहांत हो गया। लेकिन आई रियली टेल यू, वो मेरे लिए, वो एक एसेट थी। वो मेरे लिए एक एसेट, क्या मेरे लिए वो बहुत कुछ थी। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को आगे बढ़ाया, संस्कार दिया, दादा ने, दादी ने, और यही कारण है कि वो संस्कार मेरे बच्चों में भी है। और एक समय था कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, सब इकट्ठा रहते थे, तो हम पर्व, त्योहार, फैमिली, मिलना, सहिष्णुता, ये सब हम सीखते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली के कारण हम नहीं सीख पाते हैं, हम शेयरिंग विद केयरिंग नहीं सीख पाते। ये मेरे बच्चों को आसानी से मिला, सीखा और आगे बढ़ रहे हैं। और आपने पूछा कि लीडरशिप के लिए, देखिए, लीडरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट तब हो जाती है कि जब आप सोचते हैं कि आप इसको निभा पाएंगे कि नहीं। तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी डिसाइड करना ज़रूरी है। और बहुत आसान है, ऑफिस को अगर आपने ऑफिस में प्रायोरिटी भी डिसाइड कर लिया है, और आप अगर किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, आपको सब कुछ आता है। कहते हैं ना, कैप्टन ऑफ द शिप बहुत होना, एक आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्टर होता है जो है स्टूडियो का, ही हैज़ टू नो कि एंकरिंग कैसे होती है, ही हैज़ टू नो स्टेज मैनेजमेंट कैसे होता है, ही हैज़ टू नो कैमरा कैसे होता है। आपको पता है, एज अ लीडर आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग सिलेक्ट करते हैं, जो लोग चूज करते हैं किसी भी महिला को, मतलब जैसे अगर किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रखा जाता है तो पहले ये देखा जाता है शी इज़ न्यूली मैरिड, ये मैटरनिटी लीव पे जा सकती है। लीडरशिप पोजीशन पे जाने से पहले ये देखा जाता है इनके बच्चे किस एज के हैं। अच्छा, आप देखोगे कि मैक्सिमम जगह पे सिंगल या डाइवोर्सी लेडीज़ जो है उनको बहुत प्रेफरेंस दी जाती है कि चलो कम से कम ये काम ही इनका फोकस रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सोच कहीं कम होनी चाहिए सोसाइटी में? ये कम होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं फैमिली को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि फैमिली अगर, क्योंकि देखिए, महिलाएं कभी भी कमजोर नहीं होती। ये वो इंडस्ट्री वो बहुत ही, हाँ, वो बहुत ही कोमल होती हैं, तो वो उनके लिए प्रायोरिटी फैमिली हो जाती है। उनको इस तरह से बॉर्न एंड ब्रॉट अप मिला है ना, कि वो फैमिली को प्रायोरिटी देती हैं, ऑफिस या वर्क प्लेस को प्रायोरिटी नहीं देती हैं। तो अगर वो भी वर्क प्लेस को प्रायोरिटी दे और फैमिली को सेकेंडरी रखे, तो कहीं ना कहीं वो भी लीडर बन जाएंगी। लेकिन लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी एक वर्क कल्चर देना होगा, विमेन सेफ्टी की बात करनी होगी, विमेन एम्प्लॉयबिलिटी की बात करनी होगी, विमेन सिक्योरिटी की बात करनी होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है विमेन अपॉर्चुनिटी। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में विमेन को फ्रंट लाइन किया जा रहा है ना। तो जो आप देखो, जितने भी एडवर्टाइज हैं, बिना विमेन के कंप्लीट नहीं होता, कोई नहीं कंप्लीट कर सकता। हाँ, क्योंकि वो कुछ भी हो, एक बैटरा का ऐड ही हो, एक वुमेन को यूटिलाइज किया जाता है। जैसे ना खिचड़ी के ऊपर घी है ना, या पापड़, तो उसके बिना खिचड़ी का स्वाद नहीं आता। उसी तरह कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में विमेन लीडर के बिना
जो है वो कुछ नहीं हो सकता। वुमेन लीडर में बहुत सारी क्वालिटीज होती है, वो सब चीज़ों को बैलेंस करके चलती है, ऑफिस कल्चर को भी बैलेंस करती है, वो जो है सामने वाले क्लाइंट को भी समझती है, वो सब चीज़ों को देखती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी सोच बदले जानी बिल्कुल बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह का एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि आज देखो कि आज की डेट्स में हमारे इंडिया की जीडीपी में विमेन का कंट्रीब्यूशन ओनली 21% है। क्यों है? क्योंकि विमेन को प्रोफेशनली नहीं लाया गया है, और ये सिर्फ प्रोफेशनली की बात है, लेकिन आज भी जो डेली वेजेस हैं विमेन है वो पा नहीं पा रही है कुछ भी पेमेंट। आज की डेट में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो विमेन है वो फ्री में काम कर रही है अपने खेतों में, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। तो उन सबको लेकर आना पड़ेगा, है ना? तो जिस दिन महिलाएं सोच ले कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ कमाना है, हमें इंडस्ट्रियलिस्ट करना है, तो वो आगे बढ़ेंगी, है ना, आगे कुछ ना कुछ करेंगी। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं शो का सबसे मज़ेदार सेगमेंट जो कि है रैपिड फायर राउंड। तो मैम तैयार हैं आप? बिल्कुल। चलिए सबसे पहला सवाल कि अगर एक दिन के लिए आपका दिमाग आपके किसी मेल कोलीग से स्वैप कर दिया जाए तो आप क्या करेंगी? मेल कलीग से स्वैप कर दिया जाए तो मैं हर वुमेन के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी जिससे हर वुमेन के दिल में मेल्स के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाए। ओके, दूरदर्शन की विश्वसनीयता या सोशल मीडिया का विस्फोट? देखिए, दूरदर्शन एक समय था कि बहुत अच्छा था और उसकी विश्वसनीयता बहुत अच्छी थी। आज की डेट में भी वो विश्वसनीय है, लेकिन गवर्नेंस के लिए और कहीं न कहीं जो खोजी पत्रकारिता है वो खो सी गई है दूरदर्शन की, और विश्वसनीयता भी धीरे-धीरे वो खो रहा है, क्योंकि एक ही पक्ष सोशल हम मीडिया का विस्फोट? हाँ, इसलिए सोशल मीडिया का विस्फोट भी बहुत ज़रूरी है। उसे जगाता है ना, नींद में हम कितने दिनों तक रह सकते हैं? बिल्कुल। आपको अब तक की मिली सबसे खराब कॉर्पोरेट एडवाइस? कॉर्पोरेट, शांत रहना सीखो। अच्छा, ये खराब कॉर्पोरेट। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पे बचपन नहीं था, बचपन था। सारे लोग बचपन की तरह ही सोचते थे, और आज यहाँ एजुकेशन सेक्टर में बचपन ही बचपन है। अगर मैं खुश हूँ तो क्लास के स्टूडेंट कहते हैं आज तो मैम खुश है, आज तो बस मजा ही आ गया। मैं खुश तो स्टूडेंट खुश, क्लास खुश और पूरा दिन खुश। और अगर आप कॉर्पोरेट में आप खुश हैं तो पता है 55 वाले लोग क्या कहेंगे, कुछ चल रहा है, इसको डिमोटिवेट करो। तो ये चीज है, तो ये 55 और बचपन में बड़ा जो है जबरदस्त तालमेल है। ओके, कॉर्पोरेट एडवाइस जो आपको अभी भी गुस्सा दिलाती है, कॉर्पोरेट आदत मान लीजिए। आदत, सीनियर्स आते के साथ आप खड़े हो जाओ और चापलूसी करो, वो मुझसे नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, मुझसे भी नहीं होता है। माफ करना या जीत जाना? ये अगर हम गांधी जी की फिलॉसफी रखें कि हमेशा माफ करते रहें तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें जीत तो नहीं, हमें इसको आज के डेट में पॉलिटिक्स की तरह यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। तो आपको कहाँ माफ करना है या आपके ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ जो है जीतना है तो आपको वो भी डिपेंड करता है। अगर भरी सभा में आपको कोई बेइज्जत कर रहा है और आप गलत हो तो वहीं खड़े होकर 2 चूते मारो, अगले दिन वो चुप हो जाएगा। और आने वाले समय में वहां जितने भी लोग हैं ये डंका बजाएंगे कि ये लेडी ऐसी नहीं है कि कोई आपको कुछ बोल दे, ये है कि ये जूते बजाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में खुशी की डेफिनेशन? सेल्फ मोटिवेशन, सिर्फ मोटिव। सेल्फ मोटिवेशन, यू ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ व्हेन यू फील दैट कि यू हैव नॉट अचीव्ड योर गोल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो वो लक्ष्य मैं हमेशा टारगेट में रखती हूँ और खुश नहीं होती हूँ जो पार कर लिया है। ठीक है, इंजॉय करती हूँ उसको, बट हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझे और भी बहुत कुछ करना है। अब अपने लीडरशिप स्टाइल को कैसे डिफाइन करेंगे? लीडरशिप स्टाइल मुझे ऐसा लगता है सस्टेनेबल ग्रोथ इज मोर इम्पॉर्टेंट। फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग, पॉलिटिक्स को बहुत सस्टेनेबल तरीके से संभालना, आगे बढ़ना। और आप देखिए इस दुनिया में ना खुश करने नहीं आए हो, और जिस दिन आपने सबको खुश किया अपने आप को दुखी कर दोगे। तो आप ये सोच लो कि आप जो है किसी को बदलने नहीं आए हो, आप खुद को बदलो। तो मैं अपने आप को बदलने में बिलीव रखती हूँ।
यंग प्रोफेशनल्स को करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या एडवाइस देनी है? मोटिवेट हो, लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक उस पर लगे रहो जब तक वो मिल ना जाए। हम्म। आपने अपनी टीम में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को कैसे बढ़ावा दिया? देखिए दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको सब कुछ आना चाहिए, है ना? आपको मोटिवेट करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे यहाँ एक जो है प्रोग्राम हुआ, कल्चरल प्रोग्राम हुआ, तो उसमें मैंने कथक डांस करके, मैं व्हेन आई वाज इन क्लास 1995 तक मैंने कथक किया था। मैंने उसको एट द एज ऑफ 45 परफॉर्म किया स्टेज पे और वो परफॉर्मेंस मेरे यूथ्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे पूरे कलीग्स के लिए एक मोटिवेशन रहा, आपको वर्सेटाइल बनाया। तो आई पर्सनली फील दैट कि मैं हमेशा अपने क्रिएटिव आइडियाज को लिखती हूँ, जॉट डाउन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि लाइफ में कुछ क्रिएटिव करें। तो म्यूजिक को भी रखती हूँ, अपने पैशन को जिंदा रखती हूँ, नई नई चीजें सीखने की कोशिश करती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं म्यूजिक में आगे बढ़ूं। तो ये आपको हमेशा जिंदा दिली का नाम ही सीखना है। कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सहयोग या टकराव? देखिए, कॉर्पोरेट लाइफ में ना सहयोग है ना टकराव है, आपको साथ में लेकर चलना, आगे बढ़ना है। तो सहयोग भी देना है और कहीं कहीं टकराना। हाँ, देखिए क्या होता है कि एक जो है ना प्रॉब्लम ये होती है कि स्मार्ट लोग साथ में काम नहीं कर सकते, लेकिन एक बेवकूफ इंसान जो साथ में काम कराना जानता है वो बहुत आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कि कुछ चीजों में मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन आई एम इनफ स्मार्ट कि मैं 4 स्मार्ट लोगों को साथ में काम करा के आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि 2 स्मार्ट लोग के 2 सोच होती हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप 2 स्मार्ट लोगों को साथ में लेकर कैसे चलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं टकराव हर जगह आता है और जहाँ 4 बर्तन रहेंगे वहां तो बर्तन से आवाज आएगी, लेकिन उसको आप कैसे आगे बढ़ाते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रूल्स या फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रेक, एंड आज के डेट में कि आपको अगर रूल बनाए गए हैं तो उसको जो है सही तरीके से आगे बढ़ना है, आपको आगे जो है करियर में अगर ग्रो करना है तो रूल्स अपने भी बनाने पड़ेंगे, तभी जो आपके टारगेट हैं वो ब्रेक होंगे। तो लाइन थोड़ी चेंज हो जाएगी, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन एंड टू बी क्रिएटेड। यस यस यस। ओके, डिसीजिवनेस या फिर पॉपुलैरिटी? बोथ द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। कि पॉपुलैरिटी आज के डेट में क्या होता है कि आप सिर्फ काम करके ही आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको अपनी पॉपुलैरिटी, आपको अपना शोकेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैंने दूरदर्शन में सीखी कि वहां पे थोड़ा काम करके लोग पॉपुलैरिटी कैसे बटोरते थे। तो कहीं ना कहीं इस चटनी को मैं अपने लाइफ में लेकर आई हूँ कि आपको अगर काम करना आता है तो वो काम का क्रेडिट कोई और ना कैसे ले जाए, वो नहीं मैं होने देती। तो ये एक जो है समझदारी कहिए या ये कहिए कि ये एक पॉलिटिक्स है जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अपने काम का क्रेडिट आप किसी और को लेने नहीं दे। तो मैं हमेशा अपने काम का क्रेडिट खुद लेती हूँ, उसको आगे बढ़ाती हूँ, सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पर उसको शोकेस करती हूँ और मैं बताती हूँ, क्योंकि कहीं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो आप दिखाओ आप क्या इंटेलेक्चुअल हो, आप में कितना टैलेंट है, आप कितना अच्छा कर रहे हो, आपने क्या किया। सिर्फ मुस्कुराना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसी में आ गया, शो ऑफ या फिर क्रिएटिविटी? बोथ। वो क्रिएटिव तरीके से शो ऑफ करो ताकि लोगों को लगे कि ये शो ऑफ भी नहीं है और आपका ये अचीवमेंट है। इंडिविजुअल सक्सेस या टीम सक्सेस? इंडिविजुअल सक्सेस तब होता है जब आप टीम की सक्सेस को लेकर चलते हो। तो व्हाट आई फील दैट कि टीम के लिए आप मरोगे तो आपके लिए टीम मरेगी, है ना? अकेला चलो तो बहुत पुराना हो गया। आज के डेट में क्या होता है कि आज हाँ, एक लीडर वही होता है जो साथ में टीम को लेकर चलता है। क्रिटिसिज्म या प्रेज? बोथ इज इम्पॉर्टेंट। प्रेज जो है सबके सामने करना चाहिए और क्रिटिसिज्म आपको अकेले करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे कलीग मिले, बहुत अच्छे बॉसेस मिले हैं जिन्होंने क्रिएटिव तरीके से मुझ में अवेयरनेस फैलाया और आगे बढ़ने के लिए बताया कि ये चीज़ें तुम्हें बदलाव करनी चाहिए। कंट्रोल या एम्पावरमेंट?
कंट्रोल अपने ऊपर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और किसी को अपना रिमोट कभी नहीं देना चाहिए। देयर इज नो एज सच शॉर्टकट ऑफ लाइफ। तो जो है कंट्रोल, और दूसरा क्या आपने बोला? कंट्रोल या फिर एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट। या ऑफ कोर्स एम्पावरमेंट तो बहुत जरूरी है। जब तक आप शोकेस नहीं करोगे, है ना, कि आप एम्पावर्ड हो। एम्पावर्ड क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, क्योंकि आज के डेट में अगर आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप अपने आप में एम्पावर्ड हो। आप अपने आप से अपनी गाड़ी खरीद सकते हो, अपने आप से घर खरीद सकते हो, आप अपने शौक खुद पूरे कर सकते हो, आप कहीं खुद घूम सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में कॉन्फिडेंस है जो डिसीजन मेकिंग को भी आपको देता है। तो फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना भी बहुत जरूरी है। करियर में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, कूटनीति या राजनीति? दोनों। कूटनीति के साथ राजनीति ही कौटिल्य सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट विल यू प्रेफर इन योर टीम, मेल एलाई या फीमेल? बोथ। बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यन यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके पीछे भी यन यान ही है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली और करियर? बोथ इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम करियर बनाते हैं अपनी फैमिली के लिए हैं, और फैमिली ही एंजॉय करते हैं, आप तो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इतनी तरक्की पर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, प्रेज कौन करेगा? आपकी फैमिली। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें बहुत ही अच्छे से मैम ने जवाब दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमें प्रेरणा भी दी है। और आज की इस एपिसोड में मैम के संघर्ष, मैम की में बेबाकी और इनकी मेहनत ने आई होप सब लिसनर्स को एक नई दिशा दी है उनके करियर के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। मैं लास्ट में आपके लिए कुछ लाइंस कहना चाहूँगी मैम। रास्ते में कई पत्थर मिले पर इन्होंने ठोकर नहीं खाई, क्योंकि इन्होंने हर पत्थर को ही अपनी सीढ़ी बता दिया। और जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली मैं वुमेन के लिए कहना चाहूँगी। आज जो है लड़कियां रील्स बना रही हैं, मेकअप पे अपने पैसे खर्च कर रही हैं, तो शायद ये दो चीज़ों के चॉइस को बदल दे। वो अपने जो है फिटनेस पर काम करे, हेल्थ पर काम करे, और दूसरा अपने टैलेंट और करियर पर काम करे। और तीसरा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस। अगर आप सेल्फ डिफेंस जानते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आप जो हैं अपने ऊपर, अपने मेहनत और करियर के ऊपर हैं, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप अपने सेल्फ लव करेंगे तो आप अपने आप को जिएंगे भी। मतलब मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये लेके चल। बिल्कुल, मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये मेरा भी टैगलाइन है। बिल्कुल। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कॉर्पोरेट खिचड़ी के एपिसोड नंबर 3 में आने के लिए और हमारे दर्शकों को मोटिवेशन देने के लिए। Thank you. आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे चटपटे अनुभवों के साथ लेके आते रहेंगे आपके लिए कॉर्पोरेट खिचड़ी। थैंक यू।